आज 25 जून है और हम द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस होगा बेसिकली आपका यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रेलेवेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम बेसिकली जो भी हमारे यूपीएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस के जो सिलेबस होते हैं उसके बेसिस पे ही हम इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू। तो मेन पेपर पे जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको हम स्किप करने वाले हैं। तो इसमें सब स्किप करने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एक्चुअली, हाँ, ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन्वेजिव वीड्स 17 प्लांट्स स्टिफलिंग काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली जो है वीड, इन्वेजिव जो वीड्स होते हैं बेसिकली, जो ऐसे प्लांट्स जो अनावांछित प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जो इंडिया के नहीं होते, मतलब उस पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ कंट्री के नहीं होते, दूसरे ओरिजिन ऑफ कंट्री के होते हैं बेसिकली। और वो आके यहाँ पे आके फलते फूलते और बहुत ज़्यादा इन्वेजिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ होता है। तो बेसिकली 2 तरह के वीड्स अभी इसमें आइडेंटिफाई किए गए जो कि काजीरंगा को पूरा उसमें भर दे रहा है, उसको मतलब उसको पूरा फुलफ़िल कर दे रहा है उसमें। जैसे आपके यहाँ पे नाम है लिया माइक्रोफिला, जिसको हम लोग कुकरा थेनगिया बोलते हैं, राइट। और है आपका एक एक्सेस्ट्रम डायरूनम, जिसको हम लोग डे ब्लूमिंग जैस्मिन भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो आपका जो वीड है बेसिकली, ये आपकी काजीरंगा का जो फॉरेस्ट है उसको है ना फिल कर रहा है, यानी पूरा, राइट। तो ये एक तरह से हार्मफुल है, क्योंकि वहाँ पे अगर इस तरह से अगर फिलअप करेगा तो वहाँ का जो लोकल या कि जो इंडिजीनियस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो इन्वेजिव वीड्स के कारण क्या हो सकता है, हमारा इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है। तो आइए उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि काजीरंगा है कहाँ पे एक्चुअली पे, और काजीरंगा के आसपास में कौन सी रिवर्स के नज़दीक है काजीरंगा, और वहाँ पे क्यों इतना काजीरंगा फेमस है। तो स्टार्ट करते हैं काजीरंगा के बारे में। ये हमारा है काजीरंगा। तो काजीरंगा जो हमारा नेशनल पार्क है, राइट, इसको काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर पार्क भी है। तो ये आपका नेशनल पार्क भी है प्लस टाइगर पार्क भी है, टीपी। तो काजीरंगा के आपके नॉर्थ में, यानी कि इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है ना, ऐसे नॉर्थ और ईस्ट में आपके नॉर्थ हो गया, और ईस्टर्न साइड में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। ठीक है, तो इस तरह से रिवर्स निकल जा रही है, और यहाँ पे काजीरंगा पड़ता है आपका, ये यहाँ पे काजीरंगा ऐसा, ये आपके असम में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट, दिस वन रिवर इज ब्रह्मपुत्र। और साउथ में कार्बी एंगलोंग से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मोरा दीफलू, है ना, मोरा दीफलू। ये मोरा दीफलू रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये साउथ में पड़ता है आपका, साउथ से। तो सदर्न बाउंड्री आपका मोरा दीफलू से हो जाता है, और नदर्न बाउंड्री और आपका ईस्टर्न बाउंड्री आपका ब्रह्मपुत्र रिवर करती है। और यहाँ पे हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बेसिकली इतना फेमस क्यों है, ये बेसिकली ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का 2/3 लगभग 2/3 वन हॉर्न राइनो मिलता है ना, वन हॉर्न राइनो 2/3 वर्ल्ड का 2/3, यानी 2/3 आप बोल दो वर्ल्ड में जितने राइनो हैं उसका राइनो का 1 हॉर्न राइनो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, और जो अभी वर्ल्ड 1 हॉर्न राइनो जो है वो IUCN में वनरेबल स्टेटस है, इनका स्टेटस अभी वनरेबल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 हॉर्न राइनो का स्टेटस क्या है IUCN में, तभी वनरेबल है। पहले इंडेंजर था, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क में वहाँ पे ब्रीडिंग करके वहाँ पे अभी इसको वनरेबल कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, काजीरंगा को नेशनल पार्क तो था ही, अभी उसको टाइगर रिजर्व भी है ना, टाइगर पार्क या टाइगर रिजर्व भी उसको घोषित किया गया। ठीक है, 2006 में। क्यों घोषित किया गया, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स का डेंसिटी है यहाँ पे, यानी कि हर 5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर मान लें कि ये है, ये 5 स्क्वायर किलोमीटर है आपका
है ना, सपोज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हर 5 स्क्वायर किलोमीटर में आपको एक टाइगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना डेंसिटी होने के कारण काजीरंगा टाइगर्स के लिए, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए, वाइल्ड बफेलो के लिए, इवन इफ काजीरंगा आपका गैंगेस डॉल्फिन के लिए भी बहुत अच्छा है, होम है। ठीक है, ये आपका घर है आपका गैंगेस डॉल्फिन, और गैंगेस डॉल्फिन अभी एंडेंजर्ड में है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैंगेस डॉल्फिन क्या है, अभी इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, और इसका भी होम है। साथ ही साथ क्या होता है, माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में वहाँ पे एक वेटलैंड भी बनता है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर में वेटलैंड्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन भी होता है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी होगा उनके लिए वहाँ पे, है ना, पूरा डेस्टिनेशन वहाँ पे उनको उनके लिए उपलब्ध है। तो इसलिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने क्या किया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल उन्होंने क्या किया है, इसको काजीरंगा को एक बर्ड एरिया भी घोषित किया है। तो काजीरंगा क्या है, आपका नेशनल पार्क है, काजीरंगा क्या है, आपका टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स और वहाँ के इंडिजीनियस बर्ड्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं बहुत। साथ ही साथ यहाँ पे गैंगेस डॉल्फिन भी मिलते हैं जो कि एंडेंजर्ड है। वन हॉर्न राइनो के लिए सबसे प्रमुख है, क्योंकि वहाँ अभी इसका स्टेटस वनरेबल है। टाइगर रिजर्व तो है ही एक्चुअली में। साथ ही साथ यूनेस्को ने क्या किया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, जैसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करना, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा बर्ड एरिया घोषित करना, इसमें गैंगेस डॉल्फिन मिलना, ठीक है, टाइगर रिजर्व 2006 में घोषित हो चुका है, वन हॉर्न राइनो के लिए ये एक फेवरेबल प्लेस है, ठीक है, जो कि भी वनरेबल है। साथ ही साथ इसको ब्रह्मपुत्र नदी नदन और ईस्टर्न में आपको कवर कर रही है, जा रही है, और सदन में आपका मोरा दिफ्लू करके एक आपका नदी है, बहती है। ठीक है, ये आपका काजीरंगा के बारे में हो गया। ये कहाँ पे आपका आसाम में, काजीरंगा इज इन आसाम। ठीक है, न्यूज़ में क्यों चल रहा है, न्यूज़ में इसलिए चल रहा है अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे 2 इन्वेजिव प्लांट्स को देखा गया है, ठीक है, जो कि पूरे काजीरंगा का जो भी आपका उसका एरिया है उसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कि बहुत हार्मफुल है वहाँ के लोकल प्लांट्स के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस जो मतलब जो आपका फल फूल मतलब जो ग्रीन लीव्स पे वेजिटेबल, जो ग्रीन लीव्स पे बेस्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे हर्बीवोरस जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, इन्वेजिव प्लांट्स से दूर रहते हैं, इन्वेजिव प्लांट्स को टच नहीं करते वो हमेशा, है ना। तो और ये इन्वेजिव प्लांट्स क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जहाँ भी होते हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो इससे कारण क्या हो रहा है, काजीरंगा का जो पाथवे है ना, सपोज ये जो पाथवे है, राइट, काजीरंगा का जो ये पाथवे है, ये सारे जो पाथवे है ये फिलअप हो जाते हैं, ठीक है, ये पूरे पाथवे फिलअप हो जाते हैं, है ना, इन वीड्स के कारण, इन इन्वेजिव वीड्स के कारण। साथ ही साथ इन्वेजिव वीड्स क्या है, ये हार्मफुल भी हैं। कुछ ऐसे इन्वेजिव वीड्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिन भी होते हैं, ठीक है। कुछ इन्वेजिव वीड्स में क्या होता है, विटामिन D3 भी मिलता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है लिया माइक्रोफिला, लिया माइक्रोफिला करके है एक इन्वेजिव वीड जिसका एक नाम है कुकरा थेनगिया, ठीक है। ये जो इन्वेजिव प्लांट्स है ये बहुत तेज़ी से फैलता है ना, ये बहुत तेज़ी से आपको स्प्रेड करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, और ये पूरा के पूरा काजीरंगा को इसे भर देगा इसे, मतलब, ठीक है, मतलब फिलअप कर देगा। और इसे फिलअप करने से क्या होगा, जो आसपास के जो इंडिजीनियस जो प्लांट्स थे, ठीक है, जो की ज़रूरत है इंडिजीनियस प्लांट उस नेशनल पार्क के लिए, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए लेकिन ये जो आपका जो प्लांट है, इन्वेसिव प्लांट्स, ये वाइल्ड बोर को बड़ा पसंद आता है इसमें, वाइल्ड बोर, ठीक है, क्योंकि इनके रूट्स को वाइल्ड बोर क्या खोद के खाते हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए ये क्या करते हैं, और इनको स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा आपका है सेस्ट्रम डायोनम, सेस्ट्रम डायोनम, ये भी आपका इन्वेजिव प्लांट है, लेकिन ये विटामिन D3 रिच है। तो इसमें ये इन्वेजिव प्लांट होने के बावजूद भी इसमें विटामिन D3 बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो हो सकता है फार्मास्यूटिकल आगे साल में फार्मास्यूटिकल क्या करे, इसी इन्वेजिव प्लांट्स का यूज़ कर ले विटामिन D3 बनाने में, का उपयोग करने में, ठीक है, इससे विटामिन D3 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो। तो आपको काजीरंगा के बारे में पता चल गया, काजीरंगा क्यों, क्या, किस लिए फेमस है। थोड़े जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे कि कुछ इन्वेजिव प्लांट्स मिले हैं, जैसे लिया माइक्रोफिला और सेस्ट्रम डायोनम, ठीक है।
तो इसमें से एक मैं जो इन्वेजिव प्लांट्स है आपका सिस्टम डायरोना, वो विटामिन D3 उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें विटामिन D3 पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कवर अप हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका मनरेगा वर्कर्स हिट स्ट्रीट्स इन बंगाल सीकिंग पेंडिंग वेजेस। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा बेसिकली है मनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये जो MG नरेगा है, MG नरेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपको 100 डेज़ का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में ही मिलेगा आपको। माने आपने एप्लीकेशन फाइल किया कि हमको MG नरेगा की तरह आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत आपको जॉब प्रोवाइड कर दिया, यानी राइट टू वर्क है, आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको अगर आपको काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंतर्गत, विद इन 15 डेज़। ठीक है, 15 डेज़ में अगर वो काम नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें अडल्ट लोग पार्टिसिपेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, यानी कि फैमिली में से बेसिकली आपका रूरल एरियाज में है इम्प्लीमेंटेड होता है। कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज में। ठीक है, ये इसका इम्प्लीमेंटर रूरल एरियाज में होगा, और हर एक फैमिलीहुड से, यानी हर एक फैमिली में से कोई एक मिनिमम एटलीस्ट 1 पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है MG नरेगा के अंतर्गत। ठीक है, और उसको है ना 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में उसको काम मिलेगा। किस तरह के काम मिलेंगे उसको, ड्यूरेबल एसेट जनरेट करने के लिए। ड्यूरेबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को बोलते हैं जैसे पॉन्ड बनाना हो गया। ठीक है, जैसे आपका हो गया रोड बनाना हो गया। ठीक है, वेल हो गया, है ना, तो ये सारे ड्यूरेबल एसेट्स में होते हैं। पॉन्ड हो गया, रोड हो गया, वेल हो गया, है ना। इसको बनाने के लिए तो लोग लगेंगे, राइट, तो वो लोग आपको MG नरेगा के थ्रू वहाँ पे होता है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है ग्राम पंचायत आपको इसका पूरा देख रेख करेगा कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ग्राम पंचायत में जा कर के, है ना, एक फॉर्म भरना पड़ेगा MG नरेगा का, जिसमें आप बोलोगे हमको काम करना है आपको, क्योंकि ये राइट टू वर्क है बेसिकली, आपको ये आपका अधिकार है। ठीक है, राइट टू वर्क, है ना, क्योंकि आप हमारा जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर राइट टू वर्क है, तो राइट टू वर्क को ये फुलफिल कर रहा है हमारा MG नरेगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत करेगा, 100 डेज़ का काम मिलेगा, 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस से मिलेगा। ठीक है, ड्यूरेबल एसेट बनाने के लिए मिलेगा पॉन्ड, रोड्स, वेल्स। ठीक है, इसमें वुमेन यानी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1/3, जितने भी MG नरेगा के अंदर जॉब्स रहेंगे उसका 1/3 जॉब आपका वुमेंस के लिए यानी कि महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, 1/3 वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है। तो ये बेसिकली MG नरेगा के लिए एक छोटा सा इसमें ओवरव्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपका कवर अप हो गया कि MG नरेगा है क्या एक्चुअली। नेक्स्ट है आपका इसमें हम एडिटोरियल को शामिल नहीं कर रहे हैं। एडिटोरियल के लिए एक अलग सा ही एक वीडियो बनने वाला है, जिसमें एक वीक के जितने भी एडिटोरियल्स रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो एडिटोरियल्स को इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगेन फार्मर्स एंड ट्रेड यूनियंस होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ प्लान। ठीक है, कल भी हमने इसको देखा था अग्निपथ प्लान को, आज फिर से एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। अग्निपथ प्लान बेसिकली जो अग्निपथ स्कीम है हमारा, अग्निपथ, इसके अंदर क्या बनेंगे, अग्निवीर्स बनेंगे, अग्निवीर। ठीक है,
अग्निवीर से एक क्या होगा बेसिकली, न्यू मिलिट्री रैंक होगा, न्यू मिलिट्री रैंक, ठीक है। तो अग्निपथ जो स्कीम है बेसिकली आपका, ये आपका तीनों यानी कि थल सेना, आपका आर्मी प्लस आपका नेवी प्लस आपका एयरफोर्स, तीनों में जो बिलो कमीशन ऑफिसर्स होंगे उसको चूज़ किया जाएगा। तो ये एकमात्र स्कीम है जिसमें बिलो कमीशन ऑफिसर, इसके थ्रू ही, अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही अब से हायरिंग होगा, ठीक है। और उनको अग्निवीर बोला जाएगा। ये उसका न्यू मिलिट्री रैंक है। कितने सालों के लिए होगा, तो ये होगा आपका 4 साल के लिए, 4 ईयर, ठीक है। 4 साल के लिए होगा, जिसमें पहला जो 6 महीना है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 साल का आपका डिप्लॉयमेंट है, यानी कि ड्यूटी है। 3.5 साल का आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद 4 साल होने के बाद आपके 25% जितने भी अग्निवीर्स होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट करने से क्या होगा बेसिकली, जो भी ओल्ड, जो भी पुराने जिस तरह से हायरिंग होते थे उनमें जो भी बेनिफिट्स होते थे, यानी कि उनको पेंशन वेंशन सब मिलने वाला है। यहाँ पे पेंशन्स मिलेंगे और भी जो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते थे वो सारे उनको मिलेंगे। 25% जो परमानेंट होंगे, और 75% जो परमानेंट नहीं होंगे, राइट, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर कैसे करेंगे, सेवानिधि पैकेज के थ्रू, क्योंकि उन्होंने सेवा दिया है इसलिए एक सेवानिधि पैकेज देना पड़ेगा उनको, ठीक है। सेवानिधि पैकेज कितना का देना पड़ेगा उनको, 11.5 लाख, 11.71 लाख का है लगभग, ठीक है, ये दिया जाएगा। हाँ, जो रिटायर होंगे उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, तो नो पेंशन, कोई पेंशन इनको नहीं मिलने वाला है। जो भी 75% वाले को कोई पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पेंशन सिर्फ 25% जो परमानेंट होंगे उन्हीं को पेंशन या बाकी के जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मेल प्लस फीमेल दोनों, ठीक है। कितने सालों के लिए, एज लिमिट क्या है इसका, बेसिकली एज लिमिट है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक, ठीक है। 17.5 साल से 21 साल तक है। 2022 के लिए इसको 23 साल कर दिया गया है। तो ये था आपका अग्निपथ स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने लेके आई है, ठीक है। इसमें लोगों को चुना जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, जिसको अग्निवीर बोलेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट हो गया और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जो 75% जो रिटायर हो जाएंगे उनको ऐसा बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको CAPF या फिर आपको असम राइफल्स या फिर आपके स्टेट जो पुलिस जॉब होता है, स्टेट पुलिस में प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लिया जा सकता है, यानी आपको जॉब पे आपका प्रायोरिटी आपका बढ़ जाएगा इसमें, अगर आप अग्निवीर के थ्रू यानी अग्निपथ स्कीम के थ्रू आते हैं। तो ये था पूरा आपका अग्निपथ स्कीम, ठीक है। इसी पे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि अग्निपथ स्कीम है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ये वो हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट है तपन देका टू हेड द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी हेड कौन होने वाले हैं, तपन देका, ठीक है। ये 1 लाइनर है आपका, कभी कभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट पूछ देता है आपको, इसलिए उसको भी जानना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी हेड होने वाले हैं तपन देका, ठीक है। बस इतना, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो आपके नए नीति आयोग के CEO होंगे, ठीक है। CEO होंगे नीति आयोग के, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि नीति आयोग क्या है एक्चुअली में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये चलते हैं नीति आयोग को कवर अप करते हैं। तो ये आपको क्या, नीति आयोग, नीति आयोग को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग बेसिकली क्या है, एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है
जो भी पॉलिसी वॉलिसी बनाती है सबसे बड़ी थिंक टैंक है इंडिया की है, यही है आपका नीति आयोग, इसलिए इसको बोला गया है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सबसे सर्वोच्च। तो एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका काम क्या है बेसिकली, इसका काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करना, ये इसका सबसे बड़ा काम है। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कैटलाइज करना, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर कैसे करेगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करेगा, नीति आयोग बहुत सारा काम करती है, बहुत सारे इंडाइसिस निकालती है। जैसे आपका हो गया जैसे हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है, तो ये स्टेट्स वाइज निकलती है आपके, ठीक है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकाली, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालती है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स निकालती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकालती है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकालती है। तो इस तरह से इंडाइसेस निकालती है आपको नीति आयोग। इससे क्या होता है आपका, ये ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट वे में निकालती है, ठीक है, नीति आयोग। तो इससे आपका जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको क्या बोलता है, बढ़ावा मिलता है बहुत, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। अभी जैसे आपका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन होता है, उसका एक रैंकिंग तैयार किया जाता है कि हाँ इतने रैंक ये जो फर्स्ट आया है, अब जो रैंक जो फर्स्ट आएगा तो उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, उसको कुछ दिया जाएगा उसको, है ना। तो इससे क्या होता है, स्टेट के बीच में क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो नीति आयोग ये करती है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करना, ठीक है। और इसका अप्रोच हमेशा बॉटम अप अप्रोच होता है, ठीक है। किस तरह का अप्रोच फॉलो करती है, बॉटम अप्रोच। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं नीति आयोग के, जैसे 15 ईयर का रोड मैप तैयार की थी, 7 ईयर का विज़न है, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन, एमरट, डिजिटल इंडिया, है ना, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो ये अब न्यूज़ में चलता रहता है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, डिजिटल इंडिया, एमरट, है ना। तो ये सारे जो काम है ये नीति आयोग का क्या हुआ है, नीति आयोग का इनिशिएटिव के थ्रू स्टार्ट हुआ है सब चीज़। तो इसको भी जानना ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन नीति आयोग ने किया है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, डिजिटल इंडिया नीति आयोग का, एमरट नीति आयोग का, 15 ईयर रोड मैप हो गया, 7 ईयर विजन, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान नीति आयोग का ही है, ठीक है। इसलिए इसको पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब इसका चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का नीति आयोग को एक नीति आयोग काउंसिल होता है, बेसिकली एक काउंसिल होता है। तो उस काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, उस काउंसिल का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, वो अभी नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। और नीति आयोग के जो काउंसिल में कौन कौन होते हैं, ये काउंसिल में होते हैं आपके सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, साथ ही साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव है, इसलिए वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर लिए जाते हैं। और बाकी के यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर किसी को वाइस चेयरमैन को नॉमिनेट भी करता है एक। तो अभी फ़िलहाल जो सीईओ कौन है, अभी परमेश्वरन अय्यर, ये अभी न्यूज़ में भी है, और यही है अभी सीईओ आपके परमेश्वरन अय्यर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो सकता है किसी स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन में आ जाए आपके कि करंट नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो नीति आयोग आपका कंप्लीट हो गया। नीति आयोग के प्रीवियसली क्या था, ये प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, यानी इसके पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया नीति आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसमें कुछ नहीं है, सम फ्लोट, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के बारे में। यानी जम्मू कश्मीर टू होस्ट द G20 मीटिंग नेक्स्ट ईयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है G20 मीटिंग, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर होस्ट करने वाला है G20 मीटिंग नेक्स्ट ईयर, 2023 की बात कर रहा है ये, ठीक है, 2023 की बात कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल कौन होस्ट कर रहा होगा,
2022 का। तो 2022 का होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, जिसको हम लोग बाली मीट भी बोलेंगे अभी हम लोग उसको, बाली समिट। ठीक है। 2021 कौन किया होगा फिर? 2021 किया था रोम समिट इसको बोलते थे, रोम समिट। ठीक है, इटली में है। ठीक है, इटली, रोम समिट। 2021 का रोम समिट हो गया। 2022 का बाली समिट इंडोनेशिया। 2023 का होने वाला है दिल्ली समिट, हम लोग का होता है दिल्ली समिट। और दिल्ली समिट कहाँ होने वाला है इस बार? 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। तो अभी ये जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि गवर्नमेंट ये बताना चाहती है बेसिकली वर्ल्ड को कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कंडीशन है वो पूरा नॉर्मल है। क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, उसका जो स्पेशल जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ था, स्पेशल यानी 370 जो था आपका, ठीक है, उसको हटा दिया गया, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मलसी लाना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये जो G20 जो होने वाला है अभी 2023 में जो होगा बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में, इससे एक मैसेज किया जाएगा वर्ल्ड में कि जम्मू एंड कश्मीर अभी नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे जो पूरा सिचुएशन है वो पूरा नॉर्मल है, सब सही चल रहा है वहाँ पे। तो हमें जानना है कि G20 है क्या एक्चुअली, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि उससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। G20, तो G20 में बेसिकली आपका, है ना, 20 नेशंस होते हैं, 20 नेशंस होते हैं, इसमें 19 कंट्रीज़ है और प्लस यूरोपियन यूनियन है। और इन कंट्रीज़ को बांटा गया है 5 ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। 5 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें G20 कंट्रीज़ को बांटा गया। ये 19 कंट्री को बांटा गया, यूरोपियन यूनियन को अलग रखा गया है। तो जो 19 कंट्री को इसे बांटा गया, जैसे 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, 4, है ना, 16 और 3, 19, है ना। तो ये हो गया, आपको 5 ग्रुप में बांटा गया है। अब ये जो ग्रुप है इसका जो प्रेसिडेंसी होता है, यानी प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो ग्रुप वाइज प्रेसिडेंट चुना जाता है। यानी पहले अभी सपोज इंडोनेशिया है, अभी इंडोनेशिया है, 2022 में इंडोनेशिया है, यानी कि वो ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और 2023 में कौन आने वाला है? इंडिया आने वाला है, यानी ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, राइट। और 2024 में, राइट, 2024 में ब्राज़ील होने वाला है। ठीक है, तो वो ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा है। और आपका 2021 में कौन था? 2021 में इटली था, राइट, तो वो ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो भी इसमें सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं, इनमें उनको प्रेसिडेंसी यानी ये प्रेसिडेंट हो सकते हैं इस G20 का। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करना पड़ता है उनको, यहाँ पे ग्रुप चूज़ होता है कि अभी आज ही सपोज ग्रुप 5 चल रहा है अभी, तो नेक्स्ट में ग्रुप 2 होगा, यानी इंडिया ग्रुप 2 का बिलोंग कर रहा है। उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप होगा, उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप होगा। और जिस ग्रुप से चुना जाएगा कोई भी एक कंट्री प्रेसिडेंट, वो क्या करेगा, अपने ग्रुप के अंदर उसको, है ना, वोटिंग मेंटेन करके रखना है। सपोज ग्रुप 2 में 2023 में आपका इंडिया चुनने वाला, तो इंडिया ने क्या किया, इन सब से आपका मेंटेन रखा है, अपना वोट ज़्यादा रखा है, राइट, तभी जाके इंडिया को ग्रुप 2 में इंडिया को 2023 का प्रेसिडेंसी मिला है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से प्रेसिडेंसी का चुनाव होता है। यहाँ पे ग्रुप का चुनाव होता है, और उस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ ये करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उसमें कौन आपका प्रेसिडेंट बनेगा। इसमें कुछ परमानेंट गेस्ट इनवाइटी भी होते हैं, जैसे WHO के होंगे, या IMF हो गया, आसियान नेशन के हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हो गया, है ना, अफ्रीकन यूनियन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए। ठीक है, इनके कुछ गेस्ट इनवाइटीज़ भी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपके G20 के अंदर। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, US। ग्रुप 2 में हो गया इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। बेसिकली आपके रीजनल वाइज है सर, है ना, तो उसको एक एक करके ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप 3 में हो गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको। ग्रुप 4 में है फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK। और ग्रुप 5 के अंदर हो गया चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो ये जो 19 नेशन है, 19 कंट्री है, प्लस यूरोपियन यूनियन, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं G20। ठीक है, G20 में आपके कुछ नेशंस होंगे जो आपके डेवलपिंग नेशंस भी होंगे, कुछ होंगे जो कि आपके इंडस्ट्रियलाइज नेशन, या जिसको एडवांस नेशंस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली इस G20 बनाने का पीछे का उद्देश्य यही था कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी चल रहा है, की इशूज़ चल रहा है, तो इनमें जो दो आपके नेशंस हो गए, दो नेशन कौन कौन हो गए, एक हो गया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, ठीक है, और दूसरा हो गया डेवलपिंग इकोनॉमीज़। यानी कि इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस इकोनॉमीज़ हो गए या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हो गए, इन दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो भी की इशूज़ चल रहा होगा ग्लोबल इकोनॉमी में उसको क्या करेंगे, उन लोग डिस्कस करेंगे। तो यही काम है कि दोनों को साथ साथ लाना है। G20 का काम क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को साथ लाना है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को एक दूसरे के साथ ला करके ग्लोबल इकोनॉमी में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको डिस्कस करना है। ये इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है G20 का, ठीक है। यानी कि अभी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है मेजर इशूज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सब जो आपकी जो ग्लोबल की इशूज़ हैं, ठीक है, इन की इशूज़ को एड्रेस करने का काम करता है आपका G20। अभी फ़िलहाल आपके प्रेसिडेंट आपके इंडोनेशिया के हैं, चेयरमैन हैं। इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है उसके चेयरमैन होंगे अभी फ़िलहाल, अभी चल रहा है 2022 के लिए। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जोको विडोडो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी स्टेट पब्लिक सर्विस में सब पूछ देता है कि वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, है ना, इनमें से कौन है, तो हो गया जोको विडोडो, ठीक है। तो ये अभी तत्कालीन चेयरमैन है आपके इसके G20 का। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इट डज़ नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स G20 का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब बाकी कुछ देखते हैं, तो जैसे कल हम लोग ब्रिक्स के बारे में देख रहे थे, तो जैसे ब्रिक्स टावर था संघाई में, तो उसका एक परमानेंट हेडक्वार्टर है, लेकिन G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ये चलता कैसा है, तो काम कैसे करता है, फिर ये काम करता है जो भी प्रेसिडेंट चुना जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोरोका बोलते हैं इसको। ये जो टोरोका है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जो अभी कंट्री जो अभी प्रेसिडेंट होगा, है ना, एट प्रेजेंट में, वो क्या करेगा, अपने प्रीवियस प्रेसिडेंसी के साथ और अपने फ्यूचर प्रेसिडेंसी के साथ मिलकर काम करेगा। इसी को बोलते हैं टोरोका। यानी कहने का क्या मतलब है, सपोज़ अभी इंडोनेशिया का ये है, इंडोनेशिया सपोज़ मान लेते हैं कि ये है इंडोनेशिया का प्रेसिडेंसी इस अभी फ़िलहाल है, और फ्यूचर में होने वाला है इंडिया, इसका प्रेसिडेंसी G20 का, है ना, फ्यूचर में होने वाला है इंडिया, ठीक है। और इसके पहले था रोम, ठीक है, इसके पहले क्या था, रोम या इटली। तो इसी को बोलते हैं टिरोका, इस तीनों को क्योंकि टिरोका बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी अब ये क्या करेगा आपको, ठीक है, इसके साथ मिल करके और इसके साथ मिल करके, ठीक है, जो भी G20 का ग्रुप एजेंडा है उसको तय करेगा। G20 का जो भी ग्रुप एजेंडा है, यानी उससे कंटिन्यूटी कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए। अभी इंडोनेशिया फ़िलहाल वर्तमान में है, इसलिए मैं इंडोनेशिया को बार बार ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इंडोनेशिया क्या करेगा, इंडिया के साथ मिल करके, इंडिया फ्यूचर में होने वाला है 2023 में, और रोम जो कि हो चुका है 2021 का, ये 2021 का है, ये 2022 का है, और ये 2023 का है, ठीक है। तीनों एक साथ मिल करके, है ना, ग्रुप एजेंडा सेट करेंगे। इसी को कलेक्टिवली इसको बोलते हैं ना, टोरोका, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है टोरोका के बारे में, और ये किस तरह से हुआ वो भी हमें समझ में आ गया है। तो हमने बताया कि G20 का 2021 में क्या हुआ था, रोम में हुआ था, रोम इटली में है। 2022 में बाली समिट इंडोनेशिया में होने वाला है नवंबर में, ठीक है। 2023 में दिल्ली समिट में होगा, इंडिया के अंदर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपका G20 ख़त्म हो गया, यानी कि फिनिश हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सा है। नहीं, तो पूरा न्यूज़ ख़त्म हो चुका है, अब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बचा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।